जय हिंद मेरे चैन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी वीडियो में, जहां पर आज हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन टॉप 15 जो आपके क्लास 10th यानी 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में चांसेस हैं कि इस पर बेस्ड सवाल आपको देखने को बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आपको बता दूं बेटा, अगर आप 30 दिन 30 पेपर जो हमारी डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है उसमें नहीं जुड़े हो तो मेरे चैंपियंस, ये आखिरी मौका है आप सभी के लिए। 30 दिन 30 पेपर इसी चैनल पर आपको डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास चल रही है, उसमें आकर के जुड़ जाओ। वहां पर आपकी क्लासेस लगी जा चुकी हैं, तो आप जाकर के उसको लाइक करके अटेंडेंस मार्क कर दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये 30 दिन 30 पेपर को आपने कंप्लीट कर लिया ना, वैसे डे नंबर 8 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डे नंबर 9 डे नंबर 10 से लेकर के 30th पेपर तक कंप्लीट कर लोगे तो एक वादा करता हूं बेटा कि तुम्हारे मैथ्स में 100/100 कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ इतना प्रैक्टिस कर लिया, इसकी पीडीएफ जो देता हूं उसको रिवाइज कर लिया, और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट मारनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल सॉल्व करके चले गए तो एक सिंगल नंबर भी तुम्हारे एग्जाम में कटेंगे नहीं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे बेटा, एमसीक्यूज वाले भी हैं, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन को दिया जाएगा बहुत थिंकिंग, मतलब ये सारे क्वेश्चन ना थिंकेबल होंगे, मतलब जिसपे आपको सोच करके आंसर देना पड़ेगा। तो इसे ही हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जो सीबीएसई ने पब्लिश करा है अपनी खुद की पीडीएफ, उसी में से मैंने क्वेश्चन लाया है छाट कर करके, कि जो 2026 में 17 फरवरी को आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मैं क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टाइमर लगा दूंगा, या आप कहो तो वैसे ही आप अपने एंड पे टाइमर लगा करके कम से कम एटलीस्ट 1 मिनट का टाइमर, या वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, एंड देन उसके बाद वीडियो ऑन करके फिर सॉल्यूशन को आप लोग देखना बेटा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कुछ इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे n² + 3n - 4 है, जिसको एक्सप्रेस किया गया है प्रोडक्ट ऑफ ओनली 2 प्राइम फैक्टर में, मतलब इसको ब्रेक करके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक करके हमें 2 फैक्टर्स बनाने होंगे, और वो दोनों फैक्टर्स किसमें होने चाहिए, वो दोनों के दोनों फैक्टर्स होने चाहिए ओनली प्राइम फैक्टर। जैसा कि नॉर्मली पता होता है बेटा, आप HCF एलसीएम निकालते हो या किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसके 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं बन जाते हैं, लेकिन वो सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं। वैसे ही इसके भी आपको फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन इसमें केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और वो दोनों के दोनों फैक्टर्स क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ऐसा इन्होंने कहा, जिसमें वो जो n है, मतलब यहाँ पर n की जो वैल्यू आपकी आएगी ना, वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव ला रहे हो तो वो इंटीजर बन जाएगा, 0 ला रहे हो तो आपका होल नंबर बन जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट, तो हर एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा, तभी आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवालों को उड़ा पाओगे। ऐसे ही नॉर्मली के लिए नहीं लिखा गया है कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वरना तुम्हारा आंसर 0 भी आ सकता है n की जगह पर, n का आंसर तुम्हारा माइनस नेगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन हमें माइनस नेगेटिव में नहीं, हमें नेचुरल नंबर की तरफ जाना है। नेक्स्ट, अब आप आगे बोला है फाइंड द वैल्यू f, अब आपको n की वैल्यू बताना है। पहली चीज तो इसने बोल दिया कि n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता है मेरे चैंपियन कि नेचुरल नंबर जो होंगे बेटा, नेचुरल नंबर जो होंगे वो आपके नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाने वाले। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर के क्या जाने वाले, इनफाइनाइट तक जाने वाले। ये सारे के सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरा बोलता है इन्हीं में से आंसर होंगे, लेकिन वो एक इवन कंपोजिट नंबर होंगे। पहला कंडीशन तो बोला कि n क्या होना चाहिए बेटा, एक नेचुरल नंबर, और दूसरा बोला है कि जो n की वैल्यू आएगी ना, जो n की एक्चुअल वैल्यू आएगी, वो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो इवन कंपोजिट नंबर से होकर के आया होगा। मतलब n की वैल्यू इनमें से कुछ भी आए, लेकिन जो भी आएगा ना उसका रिप्रेजेंटेशन हम इवन कंपोजिट नंबर की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने हुए चलेंगे। आपसे पूछा कि सो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजन, आपको देना है बेटा। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, इस वाले जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना, n² + 3n - 4, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसको फैक्टराइज करके पहले आप 2 फैक्टर्स निकालो, तो आप देखोगे बेटा जी 4 का 2 रूट्स, मतलब 4 1 जा 4, और 4 में से 1 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी n² प्लस का 4n माइनस का n माइनस का 4, 2 2 का पेयर बनाया बेटा। n कॉमन ले लिया तो n + 4 आ जाएगा, -1 कॉमन लिया तो n + 4 यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा n + 4 और यहाँ पर आएगा n - 1। तो बेटा जी एक बार n + 4 के लिए 0, यानी n बराबर क्या हो जाएगा -4, और दूसरा n - 1 के लिए 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1, n बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आपके 2 आंसर आ रहे हैं बेटा, एक n बराबर -4 और एक n बराबर 1। तो इसने क्या बोला था कि हम जब भी, अब देखो वैलिडेट करो, क्वेश्चन को वैलिडेट करना यहीं से स्टार्ट करो बेटा। इसने बोला था कि जो n होगा ना वो नेचुरल नंबर होगा,
क्या होगा बेटा, n होगा नेचुरल नंबर। तो ये हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता बेटा, ये हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं, तो n की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आई है बेटा, 1 आई है। यानी जो n की वैल्यू 1 आई है उसका जो फैक्टर्स बन रहा है n-1, जो जहां से तुमने n की वैल्यू निकाला, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि n+4 के लिए तो तुमने -4 निकाल दिया है। तो n-1, अगर n की वैल्यू तुम 1 रखते हो इस वाले सीक्वेंस में, जैसे 1 रख करके देखो बेटा, अगर तुम 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 और -4, यानी हो जाएगा 1 + 3 -4, यानी 0 आ जा रहा है। और 0 आते ही वो आपका इवन कंपोजिट नंबर बनता हुआ नहीं दिखेगा, और साथ के साथ आपको 2 प्राइम फैक्टर चाहिए होंगे, 2 फैक्टर्स चाहिए होंगे, 2 प्राइम। यहाँ पर एक ही फैक्टर्स आ रहा है, इसका मतलब 2 कंडीशन तो नहीं होगी। दोनों की सिचुएशन में जो आपका बना है, ये वाला जो पोर्शन बना है, यहीं से हमें 2 रूट्स बनेंगे। तो जो दोनों हमारे फैक्टर्स बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, एक तो n+4 बना है और एक n-1 बना है। अब n की वैल्यू जो भी आएगी हमें इसमें ही पुट करके देखना होगा कि हमारे वो दोनों प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सोच कर सकते, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि आप इनको बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगली लाइन में बोला है कि n की वैल्यू बताओ जहां पर इसका एक्सप्रेशन है इवन कंपोजिट नंबर से होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इवन कंपोजिट नंबर से। तो सबसे पहले इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, हम 0 नहीं रख सकते बेटा, 0 भी हमारा इवन ऑड की कैटेगरी में, जैसे 0 हमारा इवन ही होता है, बोलते हैं ना जिसके यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए वो हमारा इवन नंबर बन जाता है। लेकिन इवन नंबर्स 0 रख देंगे तो कंपैरिजनली जब n बराबर 0 रखने पर हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं 4 और 1, तो -4 और 1, जिसमें से 1 हमारा बन रहा है एक एक्चुअल नेचुरल नंबर, और -4 नहीं रख रहा क्योंकि हमने n बराबर 0 रखा ना। यहाँ पर देखो, अगर हमने इवन कंपोजिट नंबर में 0 रखा कि इसकी वैल्यू के बराबर अगर हम 0 रख दे बेटा, तो हमारे आंसर -4 और क्या बन रहे हैं बेटा, 1 बन रहे, तो -4 नहीं ले सकते। अब हम इवन नंबर 0 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 बाई 1 सभी को रखो, यानी एक बार n+4 के लिए 2 रखो, तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 - 4, यानी n बराबर हो जाएगा -2। वहीं दूसरी तरफ n-1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब यहां से ये जो n की एक्चुअल वैल्यू निकल करके आई है, इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखो आपके क्या आंसर बन रहे हैं बेटा। तो -2 + 4, -2 + 4 क्या हो जाएगा बेटा, 2, क्योंकि -2 + 4 क्या मिलकर के आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और n की वैल्यू 3 रख करके यहाँ पर देखो 3 - 1, यानी यहाँ पर आंसर आ रहा है 2 का 2। ये दोनों सेम आ चुके हैं, ये दोनों क्या आ चुके हैं बेटा, सेम आ चुके हैं। तो इसका मतलब -2 तो हम ले ही नहीं सकते बेटा, -2 रखने पर दोनों सेम बन जा रहे हैं, तो और -2 हमारा नेचुरल नंबर है भी नहीं, तो इसीलिए हम क्या रखेंगे बेटा, 3 रखेंगे। ओवरऑल भी समझाऊंगा, तुम चिंता मत करना, कंफ्यूज मत होना बेटा। अभी मैं स्टार्टिंग से फिर से समझा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी हमने -2 क्यों नहीं रखा, बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ इंटीजर नंबर। तो 3 को रख करके देखो दोनों में, जब 3 को रख करके देखोगे तो 3 + 4, यानी यहां से बनकर के आ जाएगा 7, और 3 - 1 यहां से बनकर के आ जाएगा 2। तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, प्राइम नंबर भी है, 7 और 2 प्राइम नंबर भी है, और 7 और 2 इसके फैक्टर्स भी हैं, फैक्टर्स बन जाएंगे, यही हमारा आंसर बनेगा। यानी एक्चुअल में जो आंसर हो रहा है वो n बराबर हमें क्या रखना है, 3 रखना है। ये हमने चेक करा है, ये आंसर को हमने चेक करा है, एक्चुअल में जो आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। अब ये तो रहा एक्सप्लेनेशन डिटेल में। अब मैं आपको इजी पैटर्न पर समझाता हूं, एकदम 1 सेकेंड, मतलब इतना समझ लो बेटा कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। जैसे समझ लिया आपके पास क्या क्या आंसर आया बेटा, n+4 आया और n-1 आया, ठीक है। अब 2 चीजें याद रखनी है, क्या बेटा, कि n के जगह पर मुझे क्या रखना है, n के जगह पर मुझे नेचुरल नंबर रखना है, और नेचुरल नंबर रखने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 2 प्राइम फैक्टर बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, 2 प्राइम फैक्टर। तो देखो बेटा क्या क्या रख सकते हो, अगर तुमने 0 रखा, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है तो 0 हो ही नहीं सकता, 1 रख करके देखो, 1 + 4 कर दिया और यहाँ पर 1 - 1 कर दिया, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, तो हमारा 5 और ये 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 प्राइम फैक्टर में नहीं बने, मतलब हम n बराबर 1 नहीं रख सकते। फिर इसको हम हटा देते हैं, n बराबर अगर आपने 2 रखा बेटा देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 4 और यहाँ पर 2 - 1, यानी 6 और 1 आ रहा है। फिर से ये दोनों हमारा नहीं हो रहा है, बिकॉज हमें 2 प्राइम फैक्टर चाहिए, 6 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, ना कि 1 भी है। अगर हमने n बराबर 3 रखा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 और यहाँ पर 3 - 1, यानी 7 और 2,
पहला हमारा, इसके बाद तुम मल्टीपल्स निकालते चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट ही हम आंसर बताते हैं जब भी हमें थिंकिंग वाला क्वेश्चन आते हैं। तो n बराबर आप 3 रखोगे तो 7 और क्या आ जाएगा 2। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब भी नेचुरल नंबर, होल नंबर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो 1 2 3 के बेस पर क्वेश्चन मानोगे, आपके सामने क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बेटा। तो यानी n बराबर 3 रखने पर आपका पहला प्राइम टू फैक्टर्स भी मिल रहा है और ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर भी बन रहे हैं। तो यानी इस तरीके से हमने वर्क डन करके दिखा दिया। ये हमारा 3 नंबर का सवाल आया था, मतलब इस तरीके से पूछा जाएगा। इसमें बस इतना समझना है कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फैक्टर्स निकाल करके उसमें n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख करके आप आंसर दिखा सकते हो। इधर यू कैन यूज, मतलब ये आप पूरा इतना रख करके इसके बाद ये वाला पैटर्न फॉलो कर लोगे कि सपोज करते हैं n बराबर 1 2 3 रख करके कौन सा आंसर आता है उस तरीके से आंसर दिखा देंगे बेटा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल फिर से आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को पॉज करना है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं समझ में आएगा तब आगे की वीडियो देखनी है। P and Q जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स दे रखा है 2x² प्लस 5x यानी 2x², यहां पर हो जाएगा 2x² प्लस का 5x माइनस का 4 दे रखा है, ठीक है। विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ P and Q इवेल्युएट। अच्छा, अब आपको इसको सॉल्व करके ना बेटा, इसको सॉल्व करके P और Q की, इसने बोल रखा है ना बिना किसी एक्चुअल वैल्यू P और Q को फाइंड करें। P और Q कैसे निकलता है, जब P और Q इसके जीरोस हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व करते हैं और हमें P और Q की वैल्यू निकल जाता है। लेकिन इसने मना कर रखा है कि आपको एक्चुअल P और Q की वैल्यू नहीं निकालनी है, लेकिन डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस का P और यहाँ पर क्या है बेटा 1 माइनस का Q। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जरा सा, एक बार फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर देखो क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, फिर 1 का Q में करोगे माइनस का Q, फिर P का 1 में करोगे माइनस का P, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का PQ, ठीक है। अब कॉमन ले लो बेटा 1 माइनस कॉमन ले लोगे तो P Q प्लस P आ जाएगा, या मैं P पर P प्लस Q भी लिख सकता हूँ प्लस P इंटू Q। अब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, हाँ जी। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं क्या, कि a प्लस बी बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, मतलब p प्लस क्यू, क्योंकि इसके जीरो p और q है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से माइनस बी मतलब माइनस 5 अपॉन में 2, और p इंटू क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, p इंटू की मतलब c बाई ए होता है, और c बाई ए, c की वैल्यू क्या है माइनस 4 अपॉन में 2, यानी माइनस का 2 बन रहा है, ठीक है। अब यहां से आंसर तो हमें दोनों के मिल चुके हैं, बस इसमें रख दो बेटा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। 1 माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या निकला बेटा माइनस 5/2, और प्लस का पी क्यू का क्या है बेटा माइनस का 2। तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 5/2 और माइनस का 2। सॉल्व कर लो बेटा, 2 1 जा 2 प्लस 5 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2, यानी लेस हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर बनेगा इसकी वैल्यू, यानी ये वाला आंसर आपके सामने बन रहा है। इसने ये बोला था क्लियरली कि आपको P और Q की वैल्यू नहीं निकालना है, P और Q की वैल्यू सेपरेट सेपरेट नहीं निकालना है, और बिना P और Q की वैल्यू निकालने आपको इसका आंसर निकालना था। तो हमने क्या करा, हमने इसी को मल्टीप्लाई करके चेक करके इस वाले कंक्लूजन में लेकर के आ गए बेटा। अब जैसे इस वाले कंक्लूजन पर लेकर के आए, हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिख जाए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ निकाल दी, और वैल्यू को पुट करा, आंसर निकल चुका है। ये आपका 3/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन, फिर से वीडियो को पॉज करेंगे और अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व होता है तो फिर आकर के इसको मैच करके देख लेंगे। आइए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाहता है, ax² माइनस 8x प्लस 3 वेयर a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर्स जिसका 1 0 3 टाइम्स अदर जीरो को। तो ऐसे किस सीक्वेंस में हम क्या बोलते हैं बेटा, लेट 1 0 की वैल्यू क्या है बेटा, 1 0 की वैल्यू मान लेता हूं अल्फा है, तो अदर जीरो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स बोल रखा है तो अदर जीरो हो जाएगा बेटा 3 अल्फा, ठीक है 3 अल्फा हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सो योर वर्क, आपको ए की वैल्यू बताना है इस वाले में से, और आपको वर्क भी दिखाना है, पहला कंडीशन। तो मेरे चैंपियंस फटाफट सॉल्व कर लो, ये तो बहुत इजी है, आप लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हो। इसमें देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा की जगह पर अल्फा रहने दो, बीटा की जगह पर आपने 3 अल्फा मान लिया है, माइनस बी मतलब यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल करके आई है बेटा, ए आया है, बी की वैल्यू माइनस का 8 और सी की वैल्यू क्या आया बेटा 3 आया है। वैल्यू को पुट कर दो, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चा माइनस का 8 अपॉन में ए की वैल्यू ए ही आया है। यहाँ से लिख सकते हैं 4 अल्फा बराबर 8 अपॉन में ए, 4 से कट करोगे 2 टाइम्स, तो अल्फा बराबर 2/a आ चुका है, अल्फा बराबर 2/a आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे चैंपियन अगला वाला पॉइंट क्या है, अल्फा इंटू बीटा
बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा के जगह पर अल्फा रहने दो, बीटा के जगह पर आपने 3 अल्फा माना है क्योंकि 3 टाइम्स बोल रखा था। सी की वैल्यू आपने 3 लिया है अपॉन में ए, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 3 बाई ए। 3 3 से कैंसल, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बाई ए आ जाता है। कितना आ जाता है बेटा 1 बाई ए। अब अल्फा बराबर कितना आया है, इसकी वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा 2 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 1 बाई ए, हमने वैल्यू को पुट करके इसमें रख दिया। तो यहाँ पर 4 बाई ए का स्क्वायर बराबर 1 बाई ए जो है ए से खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बराबर क्या आ रहा है 4। तो आपको जो पहला आंसर पूछा था कि ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4। बहुत इजी, ऐसा आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके होंगे। अब इसने पूछा है व्हाट इज द शेप ऑफ पी, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। मतलब आपको शेप बताना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर कोई ए की वैल्यू कौन होता है बेटा, यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसमें ए की वैल्यू आपको पढ़ाया गया बेटा, ए की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ए इज ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, और वो अपवर्ड में होता है और साथ में पॉजिटिव साइन के साथ में होता है। और ए इज लेस देन 0 होता है तो हमारा डाउनवर्ड में होता है बेटा, और वो नेगेटिव साइन में होता है। ये हमने पढ़ा है, पैराबोला बनता है। कौन सा बनता है बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक होता है और साथ में पैराबोला बनता है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से हमारी क्लास को देखा हो तो। यानी दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, दूसरे का सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए की वैल्यू 4 है तो 0 से बड़ी है, तो दैट इज वाई ये क्या बनेगा बेटा पैराबोला बनेगा, इसका शेप पैराबोला बनेगा, और साथ के साथ में पॉजिटिव बनेगा प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब इस तरीके से, ऐसे कोई भी एक्स एक्सिस जो भी होगा वो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में बनने वाला है बेटा। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब ऐसे आपने हर बार सॉल्व करा है एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, लेकिन इन्हीं सवालों को जब मिक्स करके दिया जाता है तो ये आपके लिए कॉम्पिटेंसी बन जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा लेंदी करना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। तुम सोच करके बताओ, समझ करके बताओ बेटा, क्या ये कॉम्पिटेंसी लग रहा है, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी कॉम्पिटेंसी का फील नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसे तो सवाल हमने मल्टीपल टाइम्स कर रखे हैं, 3-3 नंबर वाले सवाल, आपको पता होगा बच्चा। तो चलिए अगला सवाल फिर से आ चुका है। अब इस सवाल को भी एकदम सिंपल सा, देखो देखने में कितना डरावना सा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बेटा आपको जो कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट पर, उसी पर सवाल अपने आप 1 सेकंड में उठ जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। जी हाँ, ये 1 नंबर का है। देखने में डरावना है बेटा, ये 2, 3, 4, 5 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का है। वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना, और अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख लेना, और दिल वाली इमोजी जरूर बनाना बेटा। ठीक है, बाकी के जो बच्चे नहीं है, 7 बजे वाली क्लास आप एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो 30 दिन 30 पेपर में। मैं आपको वादा करता हूँ बेटा कि इतनी ही स्पीड से आप सोचने भी लग जाओगे, और सवालों की क्या हैबिट बेटा, आप तो उड़ा करके रख दोगे। देखो ये सब कुछ जो दिया है ना, इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोस आपके पास आंसर दे रखे हैं, जहां पर के एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है बेटा, रियल नंबर में इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है के की वैल्यू। तो यूज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इसने बोल रखा है कि जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन बिल्ड करो। तो आपको क्या पता होता है कि दोनों का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए होता है, यही होता है। हाँ जी गुरु जी। और दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, सी बाई ए होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो योर स्टेप। अच्छा ठीक है भैया, अब इन्होंने बोला है कि इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो यानी इसमें जब प्लस माइनस 2 है तो एक को प्लस वाले को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा। तो यहां से मैं लिखूंगा 3 प्लस रूट का के अपॉन में 2 प्लस 3 माइनस रूट का के अपॉन में 2 बराबर माइनस बी की वैल्यू, यहां से ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू माइनस का 6 एंड सी की वैल्यू माइनस का 3। तो यहाँ पर माइनस का 6 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है बेटा 2 है। अब सॉल्व करके देखो बेटा जी, यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 प्लस रूट का के प्लस 3 माइनस रूट का के इक्वल्स टू 6/2। तो माइनस के प्लस के से खत्म, यहाँ से हो जाएगा 6/2 बराबर 6/2। तो ये हमने वेरीफाई करके तो देख लिया, ठीक है भैया, वेरीफाई करके तो देख लिया, लेकिन हमें के की एक्चुअल वैल्यू निकालना था, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल मैंने आपको बस करके दिखा दिया है, इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने के की वैल्यू पूछा ना, और आपका स्टेप बताना, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करके दिखा दिया। बाकी क्योंकि 1 नंबर का सवाल है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं, टाइम बचाना है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट में के अपॉन में 2 इंटू 3 माइनस रूट में के अपॉन में 2
का इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में क्या है बेटा 2। अब बस इसको सॉल्व करोगे के की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट का k का होल स्क्वायर अपॉन में 2 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर -3/2। इसको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस रूट k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k अपॉन में 4 इक्वल्स टू -3/2। तो 2 से 2 खत्म, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9 माइनस के बराबर माइनस का 6, के को उधर भेजो 6 को इधर भेजो, तो 9 प्लस 6 बराबर के, यानी के की वैल्यू आ रही है 15। के की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 15। तो बस आपको इतना ही करना था, सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए मैंने दोनों सॉल्व करें, दोनों फॉर्मूले लिखे, वरना इसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको करोगे और आंसर निकाल दोगे के बराबर 15। ठीक है बेटा, चले आगे। चलिए अगला सवाल। अब एक देखो इतना बड़ा सवाल है, 1 नंबर का है, लेकिन लॉजिकली फिट होता है। लेकिन अगर जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होगा वो इस सवाल को उड़ा सकता है, वरना हो सकता है वो खुद ही तुक्का मार करके आ जाएगा। आइए पढ़िए जरा सवालों को, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हर्ष करेक्टली सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड फाउंड देयर ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, इससे क्या पता चलता है बेटा, जब भी हम किसी 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन बनता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं जानते थे इसको नोट करना, जो मैं अगली लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अगला लाइन ये है कि जब भी 2 इक्वेशन को यानी 2 लाइन को हम सॉल्व करके एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो होगी वो राइट के बराबर होगी, मतलब लेफ्ट के बराबर राइट वाला, लेफ्ट के बराबर राइट वाला, लेफ्ट के बराबर राइट वाला, यानी ये वाली वैल्यू हमेशा x को दिखाएगा, ये वाली वैल्यू हमेशा y को दिखाएगा। यकीन ना हो तो इसको इस वाले में पुट करके देखो, बिकॉज एक लाइन तो इन्होंने दे रखा है, दूसरी लाइन आपसे पूछा है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे माइनस y की वैल्यू -2 रखोगे बेटा, तो देखो 3 + 2 जो कि 5 मिल रहा है और राइट में भी 5 है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी 2 लाइनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताता है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइनों को सेटिस्फाइड करता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है राइट हैंड साइड। तो ये पहली लाइन तो सेटिस्फाइड होगी। अब बस आपको इसी को उठा करके इसमें चेक करना है कि लेफ्ट और राइट बराबर होते हैं क्या, कौन सा बराबर है। तो जरा इसमें एक बार चेक करिए, अगर मैंने यहाँ पर 3 × 3 रखा, -3 × -2 रखा, तो भैया 9 प्लस का 6 जो कि आ रहा है कितना 15, इधर भी 15 है। लेकिन जरा ध्यान से देखना बेटा, दोनों बराबर है और आपका आंसर बिल्कुल सही है कि सर मैच तो हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया मैंने। थोड़ा बहुत सॉरी डिस्टरबेंस हो रहा है, बिकॉज छुट्टियां है ना आज, तो वर्क चल रहा है, तो आपको जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो यूटिलाइज करना बेटा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यहां पर क्या है बेटा, अब देखो ये दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट बराबर है, तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला सही होना चाहिए, पहला वाला तो सही होना चाहिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है क्या, कि जब भी हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर एक कोई लीनियर इक्वेशन है, उसका कोई डिपेंडेंट इक्वेशन ना होना चाहिए। डिपेंडेंट इक्वेशन अगर होता है तो वो इक्वेशन दूसरा इक्वेशन नहीं माना जाता, वो सेम इक्वेशन माना जाता है। डिपेंडेंट कब होता है, जब किसी सेम नंबर से हम क्या करते हैं, सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसमें इस वाले को और इस वाले को ध्यान से देखोगे बच्चा, तो दोनों सेम तरीके से दिख रहे हैं। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से इसमें भी, 3 से इसमें भी, तो यही इसका डिपेंडेंट इक्वेशन ये बन जा रहा है। डिपेंडेंट इक्वेशन सेम होते हैं, अलग नहीं होते हैं बेटा। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन जो हमारा वो गलत हो जाएगा, बिकॉज एक लाइन तो आपने ये बना रखा है, दूसरी लाइन अगर आपसे कोई पूछता है तो दूसरी लाइन में दूसरा कुछ होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि दोनों लाइनें अगर पैरेलल जाएंगी तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी ही नहीं। इसे एग्जांपल के लिए समझो, मान लो आपको कोई इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है और अगर मैंने इसको सॉल्व करा, मान लो एक लाइन इस तरीके से आ रही है, मान लो एक लाइन इस तरीके से आ रही है, जिस लाइन का नाम क्या है बेटा, x - y = 5, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, उसी पे, जिसको डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, उसी लाइन का दूसरा रूप बता दो, लेकिन लाइन का नाम वही है। अब मान लो मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 3y = 15, या मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x - 5y = 25, या मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन रहेगा तो एक ही लाइन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां से मिलेगा तुम्हें, इसीलिए हमें दूसरी लाइन ढूंढनी पड़ेगी। और दूसरी लाइन हमें कैसे मिलेगी बेटा, हमें दूसरी लाइन में क्या होता है, एटलीस्ट ये भले ही सी सेम हो, लेकिन x और y में से कोई भी एक लेटर, कोई एक कोफिशिएंट जो वो डिफरेंट होना चाहिए। आ जाओ, तो इसका मतलब पहला वाला गलत हो जाएगा। आई होप आपको पता चल गया कि पहला वाला क्यों गलत हुआ है। जल्दीबाजी में गलत मत करना बेटा, सेम डिपेंडेंट वाला सेम लाइन होता है, डिफरेंट लाइन नहीं होते। इसमें पुट करके देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या है, 2 3 जा, यहाँ पर आ जाएगा 6,
2 3 जा क्या आ जाएगा 6 और -3 -2 मतलब प्लस का 6 आ जाएगा जो कि 12 बराबर 12 आ रहा है। यानी सेकंड वाला हमारा बिल्कुल सही है बिकॉज यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर अलग है, दोनों के दोनों कोफिशिएंट अलग है इसलिए सेकंड वाला सही है। पहला वाला गलत था, पहला वाला गलत था, सेकंड और थर्ड में पूछा है। अब या तो सेकंड होगा या तो इसमें। अब इसको चेक कर लेते हैं बेटा 2x - 3y, 2x - 3y अभी चेक करा, वहां की वैल्यू 12 आ रही है तो 14 दे रखा है, ये लेफ्ट राइट बराबर नहीं है इसलिए 4 भी खत्म। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं बेटा। सो बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पूछ रहा है कि आपको दिखाना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आंसर बताएंगे बेटा। यहां पर एक इक्वेशन दे रखा है, दो इक्वेशन है बच्चा जी। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा कंडीशन मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको हमेशा बताया है। अगर पहले वाले इक्वेशन में y की वैल्यू, y का कोफिशिएंट दूसरे में x का बन जाता है और पहले में x का दूसरे में y बन जाता है तो इसको हम क्या किस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या होता है, एक बार प्लस करते हैं और एक बार क्या कर लेते हैं बेटा माइनस कर लेते हैं ऐसे सीक्वेंस पर। और इन्होंने बोला भी है बिना इसको सॉल्व करे आपको दिखाना है x - y कैसे आता है। तो वही सिंपल सा मेथड है बेटा कि जब भी क्रॉस होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस वाले चेंजेस होते हैं तो बस एक बार प्लस किया जाता है इस इक्वेशन को, एक बार माइनस किया जाता है। तो आप ध्यान से देखोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x में से ये वाला माइनस कर देना, फिर y में से ये वाला माइनस कर देना और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो यहाँ से x माइनस इतना करोगे मतलब 1.0, मतलब x में से x माइनस करो बेटा 0.999x तो क्या मिलेगा, मतलब 1 में से आपको करना है 1.0000 है 0.00999 तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा मेरे चैंपियंस, यहाँ पर आएगा 1, ये हो जाएगा 0.0 मतलब 0.001। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ से आएगा x वाला बड़ा था तो 0.001 x, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो y वाला बड़ा माइनस 0.001 y इक्वल्स टू, अब ये देखो माइनस करोगे तो यहाँ से 981 आ जाएगा, माइनस करते ही यहाँ पर 1 आएगा केवल, मतलब 0.001 आ रहा है। अब कॉमन ले लो 0.01 तो यहाँ से हो जाएगा x - y बराबर 0.001, ये इससे खत्म तो यहाँ पर केवल बचेगा 1 यानी x - y बराबर 1। हमने बिना x और y की वैल्यू निकालने हमने रिलेशन बता दिया कि x - y बराबर क्या आता है। अब आपको पता चल चुका है एक इक्वेशन यहाँ पर आया है, ये हमने माइनस करके दिया है। अब मैं छोटा सा वर्क देता हूँ आपको, इन दोनों का एक बार प्लस कर देना, तो प्लस करोगे वहां से दूसरा इक्वेशन निकलेगा। अब यहाँ पर उसने बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, अब x और y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल चुका है, माइनस करने पर अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को प्लस कर देना, प्लस करके दूसरा मिलेगा, उन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ये वर्क आपको दिखाना है बेटा। चलिए अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। अनन्या हैड रेड ब्लू एंड येलो मार्बल्स इन द रेशियो ऑफ 4 5 एंड 3। She gave all her red marbles and some blue marbles to नेहा। उसने अपना रेड सब, तो जब भी ऐसा सवाल आता है सबसे पहले एज्यूम कर लिया करो। हमने क्या एज्यूम करा, लेट रेड बॉल कितनी हो जाएगी बेटा, रेड बॉल कितना है बेटा, अब ये 5 नंबर का सवाल है बेटा तो ध्यान से समझना। रेड बॉल कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, ब्लू बॉल जो है बेटा वो 5x है। एंड उसके बाद बेटा जी येलो बॉल कितना है, येलो बॉल जो है बेटा वो 3x है। यहां तक समझ में आया। हमने क्या करा बेटा, हमने सिर्फ वैल्यू में x की वैल्यू, मतलब जितने भी रेशियो दे रखा था उसमें x की वैल्यू मल्टीप्लाई करके रख दिया। अब उसने बोला है कि उसने अपना हर रेड बॉल पूरा का पूरा, रेड बॉल कितना है 4x, और कुछ बॉल ब्लू का दिया है, पूरा नहीं, पूरा 5x है। तो मान लेता हूं कि मैंने माना लेट y येलो बॉल, नहीं वो येलो नहीं ब्लू है, y येलो ब्लू बॉल gives, let y blue ball gives to नेहा। मान लेते हैं बेटा कि वो नेहा को y ब्लू बॉल जो है दे रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहली कंडीशन पढ़ते हैं और पहले कंडीशन के अकॉर्डिंगली से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये कह रहे हैं भैया कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, ब्लू अच्छा बॉल नहीं है बेटा, यहां पर मार्बल है, सॉरी, तो ये मार्बल है। ठीक है, इसको मैं मार्बल कर लेता हूं, मार्बल, ये भी मार्बल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल कितना था बेटा टोटल 5x है, हाँ जी, एंड द येलो मार्बल लेफ्ट विथ अनन्या,
टोटल ब्लू कितने थे 5x, उसमें से y उसने दे दिया है तो बचा हुआ लेफ्ट पूछ रहा है ना, लेफ्ट वाले का। तो बेटा जी ब्लू था, मान लो 50 ब्लू मार्बल है, उसमें से 10 उसने दे दिया तो बचेगा कितना 40, 50 माइनस 10 करोगे। वैसे ही ब्लू मार्बल था 5x, उसमें से y उसने दे दिया तो यह हो जाएगा 5 में x में से y को माइनस कर दे, इसका रेशियो, तो रेशियो अपॉन में आता है। अपॉन में येलो मार्बल तो उसने दिया ही नहीं है, येलो तो पूरा बचा हुआ है यानी 3x, इसका जो रेशियो आ रहा है बेटा वो 7/9 आ रहा है। इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा सेकंड कंडीशन क्या कहता है बेटा, क्या ये पहला कंडीशन आप लोगों को समझ में आया? बस ध्यान से, अगर समझ में आ गया तो दिल वाली इमोजी बना देना, मैं समझ जाऊंगा बेटा, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। इन्होंने बोला है कि रेड मार्बल है 4x, 4 है, 5 है और 3, इस रेशियो में रेड, ब्लू और येलो का था। मैंने 4, 5 और 3x रख दिया। फिर उसने बोला कि जो अनन्या है वो कुछ नेहा को बॉल देती जिसमें से सारे के सारे रेड, सॉरी बॉल नहीं मार्बल, उसने के सारे रेड मार्बल जो है वो नेहा को दे दिया, लेकिन जो ब्लू मार्बल था उसमें से कुछ मार्बल दिया है। तो मैंने मान लिया कि वाई जो ब्लू मार्बल है उसने नेहा को दे दिया है। अब y दिया है तो बचेगा कितना, 5x टोटल थे, उसमें से y माइनस करा। अब अगला लाइन बोल रहा है कि जो रेशियो होगा ब्लू मार्बल का, जो बचा हुआ ब्लू मार्बल है वो कितना होगा, 5x पहले टोटल था उसमें से y माइनस कर देंगे, इसका रेशियो और बचे हुए येलो का, येलो वाले का तो दिया ही नहीं तो अपन में 3x बराबर 7/9। इसको सॉल्व करोगे एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरा, इफ अनन्या गेव 20 मार्बल्स टू नेहा, तो कौन कौन सा मार्बल दिया था नेहा ने, सॉरी अनन्या ने नेहा को? पहले दिया था उसने रेड मार्बल, मतलब पहला रेड मार्बल का कंडीशन क्या था, पहले टोटल रेड मार्बल कितना था सर जी 4x था। और क्या दिया था उसने, कुछ ब्लू मार्बल कितना था y, इसका सम कितना है बेटा 20। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर दूसरा। यही तो बोल रहा है कि इफ अनन्या गिव 20 मार्बल्स टू नेहा, तो 20 मार्बल्स में दोनों कंबाइन कौन कौन है, रेड मार्बल और ब्लू मार्बल। रेड उसने पूरा दे दिया था और ब्लू का कुछ पार्ट दिया था, तो उसको सम करने पर 20 आना चाहिए। तो पहला इक्वेशन यहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन यहां से आएगा। इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में दिल वाली इमोजी के साथ में इसका आंसर बताना है। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं बताया तो ये सीरीज रुक जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। फिर मैं आपको आगे से कॉम्पिटेंसी बेस के सवाल नहीं लाऊंगा, इसलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं इसका सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और दिल वाली इमोजी भी बनाना है, ठीक है। वरना फिर आगे से बेटा भूल जाना, फिर मैं आपको कभी दूसरा इस वाले के मतलब कॉम्पिटेंसी बेस के सवाल की वीडियो फिर मैं आपको रिलीज नहीं करूंगा। ये छुट्टी होते हुए के बावजूद भी मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं बेटा। इसका मतलब क्या है, आप लोगों के लिए डेडिकेशन है, तो होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है और साथ में दिल वाली इमोजी भी बनाना है बेटा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फिर से बोला है वन ऑफ द सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट के लिए टाइमर लगाइए, सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता है तो आकर के वापस देखिएगा। इन्होंने बोला है वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन -7 है, k कांस्टेंट है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है हमने क्या बोला है बेटा, बस 0 को उठाओ इक्वेशन में पुट कर दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। देखो पुट करो जरा इसमें, तो -7 का स्क्वायर z के जगह पर -k इंटू -7 -28 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 49 प्लस का 7k माइनस का 28 बराबर 0। तो 7k यहां से लेस करोगे प्लस का 1 और 2, 21 बराबर 0, 7k बराबर माइनस का 21, k बराबर क्या आ रहा है बेटा -3, k बराबर क्या आ रहा है बेटा -3। k कांस्टेंट है तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो हमने y की वैल्यू बता दिया। अब भाई साहब ने बोला कि अदर सॉल्यूशन भी बताओ, दूसरा सॉल्यूशन भी बताओ। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस k की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना होगा, यानी z का स्क्वायर माइनस k के जगह पर क्या आ जाएगा -3 और इनटू z की वैल्यू z रहने तो -28 इक्वल्स टू 0 है, तो यानी z स्क्वायर प्लस का 3z माइनस का 28 बराबर 0। अब बस आपको सॉल्व क्या करना है बेटा, अब आपको पता है बेटा कि एक जीरो तो आपको पता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू -7 पता है, बीटा हमें नहीं पता, -b, तो -b की वैल्यू क्या है, यहाँ से b की वैल्यू 3 आया, तो -3/1, यानी यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा -7 प्लस बीटा बराबर -3, यानी मैं लिख सकता हूँ बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा -3 प्लस का 7, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो दूसरा जीरो क्या होगा बेटा 4 आएगा। सबको समझ में आ गया?
अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये सवाल आप लोगों ने कितनी बार सॉल्व करा होगा अपनी 7 बजे वाली क्लास में, जो हमारी डेली 30 दिन 30 पेपर चल रहा है बेटा, इसमें कितनी बार, तो इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोलते हैं। तो आप लोग डरा मत करो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड के नाम पर कुछ भी कोई आकर के बोल दे। वैसे तो सीबीएसई ने कहीं पर भी नहीं बोला है कि हम मैथ्स के लिए देंगे, उसने साइंस के लिए और एसएसटी के लिए बोला है कि हम 50-50% देंगे, लेकिन मैथ्स के लिए कहीं पर भी नहीं बोला है बेटा। तो किसी के चंगुल में मत फंसा करो, ये सवाल इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोल देंगे लोग, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड है बेटा। ये सीबीएसई ने अपना जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवाल दिए ना, उन्हीं में से मैंने ये करवाया है बच्चा, तो ये करवा रहा हूं। तो ये सारे आपके बुक्स में भी हैं और हमने मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रखा है बेटा, बस उसको लिखने के जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो बदल दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं बेटा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बिलो आर द रियल नंबर्स। अब आपके सामने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू सी द रूट्स विल बी इक्वल। क्या आपने ऐसे सॉल्व नहीं करा है बेटा? बस यहां से इन्होंने ये लिख दिया तो इसको बोल देंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। अरे बेटा जी यही तो हमने सॉल्व करा है। कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हमें अगर कोई इक्वल रूट्स के लिए बोलता है तो क्या करते हैं, डी बराबर 0 करते हैं कि नहीं? डी बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या करते हैं बेटा? 0 करते हैं। एबीसी की वैल्यू रख करके सी की वैल्यू निकाल दो, वही हमें पूछ रहा है बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरे चैंपियन, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 का होल स्क्वायर -4 × 2 × c इक्वल्स टू 0, यानी हो जाएगा 400 माइनस का 8c बराबर 0, यानी मैं लिख सकता हूँ 400 बराबर 8 का c, यानी c बराबर क्या हो जाएगा 50। खत्म आंसर। यही तो तुम्हारा पूछा था, हमने रीजन दे दिया, बिकॉज हमें पता है जब रूट्स इक्वल होता है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इसने ये पूछा ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द रूट्स विल बी इक्वल, क्वेश्चन मार्क। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर जी इसने बोला है कि क्या ये इक्वल है, तो हम कैसे डायरेक्टली मान सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, इसने ये बोला है कि c की वैल्यू इसमें क्या पुट करूं कि ये इक्वल हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, इक्वल दिखा करके तभी तो c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगली बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब देखो ये इतना बड़ा देखने में लग रहा है और सवाल भी है, लेकिन आपने बहुत बार सॉल्व कर रखा है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये 1 नंबर का सवाल है बेटा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो जो लेंदी हो जाएगा तो बच्चों को लगेगा सर ये तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है, लेकिन आपने 7 बजे वाली क्लास में कितनी बार प्रैक्टिस करा है। देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ द नंबर दे रखा है फर्स्ट पी का, यानी एसपी की वैल्यू दे रखा है 6p स्क्वायर माइनस का 2p। अब 1 नंबर का सवाल है तो मैंने आपको हमेशा सिखा रखा है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, पढ़ाया है ना, अब उसका यूज करो। जो बच्चे नहीं जानते तुम लोग यार बेटा शाम को 7 बजे वाली क्लास में आना स्टार्ट कर दो। देखो अभी सवाल को हम मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वरना इसी सवाल को सॉल्व करने में लोग 2-2 3-3 मिनट लगा देंगे। बच्चा तू भी लगा देगा और वहीं पे टाइम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आते हैं, ये सवाल 100% आते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म पूछने के लिए, कॉमन डिफरेंस पूछने के लिए, या फिर इस तरीके से फिफ्थ टर्म पूछने के लिए। तो ऐसे सवालों में जो 1 नंबर का सवाल है तो 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगाएगा तो क्या फायदा होगा, इस सवाल को 10 से 15 सेकंड में खत्म करना। देख कैसे करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आता है फर्स्ट टर्म के लिए मैंने हमेशा बताया p बराबर 1 रख दे, तो s1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 बराबर 4 आ जाएगा। मतलब यहां पर हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, जो s1 होता है वही a1। अब d निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया अगर सम दे रखा है तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है उसका कोएफिशिएंट का डबल कर दो, 6 × 2 प्लस के साथ विथ साइन, प्लस नहीं प्लस तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझो। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं अगर सम ऑफ टर्म दे रखा है तो हम जो सबसे बड़ी पावर 2 होती है, 3 रहेगा तो नहीं लेना है, केवल क्वाड्रेटिक पावर जो रहेगी, क्वाड्रेटिक पावर मतलब जिसकी पावर 2 होगा, जिसकी पावर 2 होगा उसका कोएफिशिएंट विथ साइन का डबल कर दोगे, वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 12, a मिल गया 12 मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, फिफ्थ फ्लोर पूछा है, तो इसको बोलेंगे a5 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस का 4d, यानी यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 + 12 × क्या हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 52। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ए और डी तुमने दिमाग में सॉल्व करा, a + 4d फटाफट रखा और 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। ये है तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। क्या तुमने ऐसे सवाल नहीं प्रैक्टिस करे 7 बजे वाली क्लास में? हमेशा करा है बेटा, हर दिन तुम लोग करते हो। यही चीजें तो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कॉम्पिटेंसी के बेस पे डरा मत करो, कुछ बस हवा बना रखा है मार्केट में। 7 बजे वाली क्लास तुम्हारे हर एक लेवल के सवाल के उड़ाने के लिए काफी है बेटा, बस उस पर भरोसा रख करके डेली 30 दिन 30 पेपर में अटेंड कर लो 7 बजे आकर के, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब ये तो बहुत इजी सा सवाल है बेटा, ये क्या है आपका बहुत इजी सा सवाल दे रखा है।
यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 ग्रुप दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द ग्रुप करेक्टली कम अप विथ एन एपी, बस कॉमन डिफरेंस निकालना है। जरा कॉमन डिफरेंस देखो, 2 - 4 -2 0 -2 -2 -2 -2, तो मतलब पहला वाला तो है, इसमें से माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 2.5 आएगा ना, 39, हाँ 2.5 -2.5, यहाँ से फिर -2.5, यहाँ से भी -2.5, सही है। यहाँ से करोगे बेटा क्या हो जाएगा, -21 प्लस 19, तो -2 आ जाएगा, फिर -2 ये भी है हमारा एपी। ये तो देखो बेटा ये भी है 0 0 0 सब, तो ये भी तो हमारा एपी है, चारों के चारों एपी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये एपी कहां से हो गया, अरे बेटा कॉमन डिफरेंस देखो, सबके बीच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा एपी बन जाता है। ठीक है, चले आगे, चलिए अगले सवाल पर आते हैं बेटा। अब देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है, देखने में डरावना है, एपी का ही सवाल है, ट्राइंगल के बेस पर एपी तुमसे निकलवा रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी, जिसको देख करके बच्चा डर जाए, लेकिन सॉल्व करेगा तो बहुत इजी है। इसने बोला है एक्सटीरियर एंगल्स जो दिख रहे हैं आपको पॉलीगन्स में, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है भैया, इसने बोला मीनल ड्रीव करता है एक पॉलीगन विथ एन साइड में, मतलब बहुत सारी, इसको देख करके वो एन साइड का एक पॉलीगन ड्रॉ कर रही है, मीनल ड्रॉ कर रहा है। द स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 8 डिग्री, उसने पहला बताया कि सबसे छोटा जो रहेगा वो 8 डिग्री, तो पहला वाला मतलब फर्स्ट हम दे रखा है 8 डिग्री, एंड ईच सब्सिक्वेंट एंगल इज 4 मोर देन द प्रीवियस, मतलब जो हर दूसरा जो है वो पहले से 4 डिग्री ज्यादा होता है, तो यही तो डी की वैल्यू हो जाएगी, डी बराबर क्या आ जाएगा 4 डिग्री एंगल, आ गया आंसर, खत्म। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन दैट मीनल हैड ड्रॉन, सो योर स्टेप। अब तुम्हें पता है बेटा कितने भी साइड ड्रॉ कर लिए जाएं, लेकिन उसका जो सेंटर पर एंगल बनता है वो 360 बनता है, वो टोटल होता है। इसका मतलब यहां से हम जो सॉल्व करेंगे, अब नंबर ऑफ साइड का मतलब हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो बाकी की सारी वैल्यू दिया होगा बच्चा। अब यहां से नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, तो हमें एंगल पता होना चाहिए, एंगल हमें पता है कितने भी पॉलीगन के साइड हो उन सभी का टोटल सम 360 होता है, उससे ज्यादा तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब टोटल दे रखा है, इसका मतलब Sn की वैल्यू भी उसने 360 दे रखा है। अब यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगने वाला है, तो लगा दो बेटा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहां से बस तुम्हें n की वैल्यू निकालना है, ये 360 हो गया, यहाँ पर n/2 हो गया, यहाँ से 2 इंटू ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू 4 हो जाएगी बेटा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर देना। बताओ मजेदार क्वेश्चन लगे कि नहीं लगे, तो दिल वाली इमोजी जरूर बना देना बेटा। ठीक है, समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, बस इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। होता कुछ नहीं है, तुम पढ़ते जाओ, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, बस तुम्हारी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा, और उसके लिए क्या होती है प्रैक्टिस। तो इसीलिए 7 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपको क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे हो तो उसमें आ जाओ, इस तरीके के सवाल आपको वहां पर कराए जाते हैं। चलिए फिलहाल अभी उसमें इसी के बेस वाले, इसी के सारे कॉन्सेप्ट वाले उसमें क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। आइए अब ये लॉजिकल वाला क्वेश्चन है जो दिमाग से सॉल्व होगा बेटा। क्या होगा देखो जरा से, है कुछ नहीं, 1 नंबर का सवाल है, लेकिन एक इसने बोला एबीसी एक ट्राइंगल है। देखिए जरा, यहाँ पर रहा ए बी सी, और ए बी की वैल्यू क्या है 1 है, और बी सी की वैल्यू क्या है 2 है, तो मान लेता हूं 1x और 2x का रेशियो दे रखा है। पॉइंट ए जो है वाई एक्सिस पर क्वाड्रेटिक कर रहा है, वाई एक्सिस का मतलब होता है 0, y, यही होता है ना, वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है 0, y, यही इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो आपको बी और सी का कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स और वाई का, x1 y1 और x2 y2 का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। कैसे बताओगे बेटा, कैसे बताओगे, उसने बोला है क्या आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। तुम मुझे बताओ, अगर मुझे मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा हो, ये साइड का डिस्टेंस ही तो है, ये साइड की लेंथ है मतलब डिस्टेंस है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व होगा, नहीं, किससे सॉल्व होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन फॉर्मूला इसमें थोड़ी लगता है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है जब हमें किसी पॉइंट मिड में हो कोई, या मिड के बाहर कोई हो, तो उसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए जब हमें इस तरीके से डिस्टेंस दे रखा होता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा, 2 सवाल और हैं। टॉप 15 क्वेश्चन हमने बोला था, इस सवाल को देखते हैं। द 3 वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, तो सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं बेटा। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से रोम्बस है, चारों साइडें बराबर होंगी आपका। यहाँ पर क्या क्या नामकरण दे दिया, पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर पी क्यू आर और ये रहा एस। इसने पी क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है बेटा 2 - 3 है, और क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 6 5 दे रखा है। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है बच्चा -2 और 1 दे रखा है। और आपसे एस, एक्स और वाई की वैल्यू जरूर पूछेगा। क्या पूछा है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ द डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट। मतलब यहां से हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं पी आर और क्यू एस का। जरा कमेंट बॉक्स में आप बताना बेटा कि रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं। अरे रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इन दोनों का पॉइंट क्या होता है, बराबर होता है बच्चा। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, पता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है यहाँ पर, और सभी के सभी साइड्स मतलब इसके जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यही इनका एक्चुअल पॉइंट होगा। तो बस कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, आंसर खत्म। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले का पी और आर का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर का क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा 2 माइनस 2 एक्स के लिए 2 माइनस 2 अपॉन में 2, और y के लिए क्या हो जाएगा -3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, यानी हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा -2/2, यानी कट करोगे तो माइनस का 1। तो यहां से आपके आंसर क्या बन रहे हैं बेटा, 0 और -1, जो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। कितना है बेटा, 0 एंड माइनस का 1। अब उसने क्या पूछा है, तो पहले का आंसर तो हमने बता दिया। दूसरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब एस का बताना है, तो मेरे चैंपियंस इसका मिड पॉइंट है, तो इसका भी यही मिड पॉइंट होगा। तो इसका एक्स और वाई है, यहाँ पर क्या है 6 और 5, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या पूछा है, एस का पूछा ना, तो ये क्यू एस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां से हमें पता होता है बेटा कि x बराबर, यानी ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का क्या है, x बराबर मतलब 0 बराबर, यानी ये 0 बराबर x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 से करोगे 0 खत्म। दूसरा y के लिए क्या आया बेटा, y के लिए -1 है, -1 मतलब y प्लस दूसरे का क्या 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 इधर हो जाएगा, तो -2 बराबर y प्लस 5, यानी यहां से हो जाएगा बेटा y बराबर -7। तो यहां से आपका इसका जो कोऑर्डिनेट आया है वो -6 और -7, ये आपका आंसर बन रहा है। इजी पीजी सवाल है, ऐसे सवाल आप हमेशा कर रहे हो, तो अगर ये सवाल आएंगे बेटा 100% ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये कॉम्पिटेंसी लेवल का सवाल है, जिसमें आप थोड़ा सा सोचते हो, जिसमें आप कॉन्सेप्ट लगाते हो, जिसमें आप मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए रोम्बस दे दिया है, रेक्टेंगल दे दिया है, पैरेललोग्राम दे दिया, तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे होते हैं किस पर, तो मिड पॉइंट इक्वल होते हैं, मिड पॉइंट दोनों का सेम होता है, उसके भी आप पर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा दोगे। या फिर मैंने आपको याद करो बता रखा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए, तो दिस प्लस करोगे। देखो आप अब मेरा वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके देखो क्या तुम्हारा यही कोऑर्डिनेट निकल करके आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई x4 निकालना होता है, तो x4 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 में x3 ऐड करके -x2 कर देते हैं। तो आइए x4 निकालने के लिए, मान लीजिए x4 है, तो यहां से हो जाएगा बेटा 2 में x3 प्लस कर दो, माइनस का 2 प्लस कर रहे हैं बिकॉज ये माइनस है तो चला जाएगा, फिर उसके बाद माइनस कर दो किसका बेटा 6 का, तो -2 + 2 से खत्म, -6 आ गया। देखो यहाँ पर -6 है। अब हमें y4 निकालना है बेटा, तो इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया, y1 + y3 माइनस का y2, ये भी फॉर्मूला मैंने बता रखा है। तो y1 कितना है बेटा, -3 है, y2 कितना है बच्चा, +1 है, उसमें से माइनस करना है इसको 5 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 + 1 यानी -7। देखो वही कोऑर्डिनेट दोनों मिला है। तो आप बिना मिड पॉइंट यूज करे भी कोई भी कोऑर्डिनेट, अगर 4 क्वाड्रिलेटरल दे रखा, चाहे वो रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, और किसी एक वर्टेक्स ढूंढ रहा है, तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करो, आप उससे भी आंसर निकाल सकते हो। 1 नंबर में बहुत आपकी ये हेल्प करता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 के 14 खत्म हो चुका है बच्चा। अब मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन बिना कुछ हिंट दिए, मैं इसका एक बार थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिख जाए। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अगर मैं देख लूं बड़ा हो सकता है तो बड़ा कर लें, बड़ा हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे के पूरे बच्चे। अब मैं चाहता हूं कि इसको खुद से सॉल्व करिए बेटा, ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे आंसर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चा। अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें, ठीक है। चलिए आइए, तो आप इन सभी का आंसर आपको क्या करना है बेटा, कमेंट बॉक्स में
लिखना है। तो एक सवाल तो पूरा दे दिया जहां पर आप अपने माइंड से दिमाग लगाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और हाँ, दिल वाली इमोजी जरूर बनाना बेटा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा कि यस सर ऐसे वीडियो और डाल दीजिए, तो मैं और 15-20 सवाल जो भी होंगे टॉप 20, टॉप 15, टॉप 10 जो भी होगा बेटा, मैं ऐसे बीच बीच में आपको देता रहूंगा, ताकि साइड बाय साइड आप ऐसे सवालों से भी टैकल कर सको, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो घबराओ मत बेटा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताना, दिल वाली इमोजी बनाते जाना, सारे होमवर्क डन कर लेना, तभी अगली वीडियो आएगी बेटा। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे दिल वाली इमोजी के साथ में। बाकी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, स्कूल के सभी ग्रुप में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना। और साथ में अगर इस तरीके के सवालों को और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटा 7 बजे वाली क्लास जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं एक तरीके से ये कहूंगा, बड़े भाई होने के नाते, एक टीचर तुम्हारा होने के नाते, जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या आप अपने जो बच्चे देख रहे हैं लगातार देखते हैं 7 बजे वाली क्लास को, तो आप उन दूसरे दोस्तों को जो मैथ्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि पहला ही पेपर मैथ्स का, अगर पहला ही मोटिवेशन डाउन हो गया है ना बेटा, तो आगे की पूरी जो पेपर की लाइफ वो हो जाएगी ना बेटा, वो खराब हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं हर एक बच्चा 100% एफर्ट डाले, और उसके लिए 30 दिन 30 पेपर जो शाम को 7 बजे वाली क्लास चल रही है उसको करना मत भूलो बेटा, क्योंकि वही तुम्हारा ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट दिलाएगा बच्चा रिजल्ट में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। जाते जाते बस इतना कहूंगा, होमवर्क जरूर करना है, दिल वाली इमोजी जरूर रखना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे चैम्प्स।